So student, today we are going to start the another very important system जो हमारा hematology। ये वाला सिस्टम बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एनआरई का एग्जाम है, चाहे वो आपका एमएलई का एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, जो हिमाटोलॉजी का सिस्टम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कभी आपसे रेड ब्लड सेल्स में से आपको पता है कितनी डिजीजेज हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की, या माइक्रोसिटिक अनीमिया की, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की, नॉर्मोसिटिक अनीमिया की। उसके बाद फिर हमारे पास जब अनीमिया से जान छूटती है तो आगे आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर वो व्हाइट ब्लड सेल्स के वो सारे एसीएल एएमएल मतलब सारे ट्यूमर्स हमने वहां पर पढ़ने, इन्फेक्शन डिजीजेज हम वहां पर पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपका तीसरा पोर्शन होगा वो प्लेटलेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब प्लेटलेट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है, चाहे वो आईटीपी है, चाहे वो टीटीपी है, चाहे हमारे पास टीआईसी है, चाहे वो हमारे पास एचयूएस है, तो जितने भी प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, या हमारे पास रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और हिमाटोलॉजी पढ़ने के बाद बच्चों आपकी जो बेसिक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सेल्स को पढ़ना है, इसके अंदर हमने जितनी भी आपकी बेसिक चीजें हैं ना, हम अक्सर नाम लेते हैं कि मतलब एसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, उसके बाद आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। इनका हम पूरा हेरिटेज पढ़ेंगे, इनकी हम पूरी सिंथेसिस पढ़ेंगे कि कहाँ से इनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो और आगे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो ये सिस्टम जो कि तीन हमने पहले पढ़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ये जो चौथा सिस्टम ये सारे सिस्टम को रिलेट करेगा, और आपका जो कंसेप्ट है इंशाल्लाह वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द हेमाटोलॉजी। और जो हमारे समर कैंप के और जो बेसिक क्लासेस के बच्चे हैं वो दोनों हिमाटोलॉजी की क्लास लेंगे, क्योंकि हिमाटोलॉजी जैसे यहाँ पर कंप्लीट होगी, या अगर जहाँ पर आपकी ऑप्स कंप्लीट होगी ना, क्योंकि हम पहले ऑप्स को कंप्लीट करेंगे, उसके फौरन बाद हिमाटोलॉजी की मेडिसिन ऐड हो जाएगी। समर कैंप वालों को मैं वहां पर हिमाटोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, वो यहाँ पर ये यहाँ मतलब कि कंबाइन ही क्लास लेंगे। ठीक है, चलें जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास जो भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला बच्चों हमारा टॉपिक कौन सा होता है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम बच्चों पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट आपके पास ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। जैसे हमने सीवीएस के अंदर देखा था कि आपका हार्ट कैसे बनता है, रिस्पायरेटरी में देखा था हमने पूरा रिस्पायरेटरी ट्री कैसे बनता है, और लंग्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। इसी तरह हमने किडनी के अंदर भी देखा था कि हमारे पास जो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। इसी तरह बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो हिमाटोलॉजी, हिमाटोलॉजी का मतलब क्या है? हिम का मतलब आपका ब्लड, ओलॉजी का मतलब आपके पास स्टडी होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसको हम हिमाटोलॉजी कहते हैं। एंड ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आपको पता है कैंसर से रिलेटेड वो सारा पोर्शन है जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का, और जो सबसे ज्यादा ट्रिकी और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन भी है किसी भी सिस्टम का ना। ये इसके जो व्हाइट ब्लड सेल्स वाला पोर्शन है ये बड़ा डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है। इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ना पैथोमा का एक चैप्टर भी ऐड करेंगे। आई थिंक चैप्टर थर्ड या फोर्थ है जो कैंसर वाला है, उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम हिमाटोलॉजी की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे एक सर। हिमाटोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके बच्चों क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर मुझे रेड ब्लड सेल्स की पूरी कहानी का पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी फिर आगे पास जो कन्वर्जन होती है सिंथेसिस की वो किस तरह होती है, फिर आगे जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरह रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करवाते हैं। तो इसका ना पूरे आपने जो बिल्डिंग है ना, इसका बिल्डिंग कंसेप्ट इंशाल्लाह वो सारा याद रखना, क्योंकि अभी तक तो हमें यही पता है ना कि जी रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस हो रही है वो बोन मैरो से हो रही है, वो आपके पास जो एक्सियल बोन्स है वहां से हो रही है, बाजू का तो वो हमारे पास स्प्लीन से भी हो जाती है, या बाजू का तो आपके लीवर से भी हो जाती है। बट अगर मेरे पास एक फीटस है, या मेरे पास अगर एक इन्फेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके अंदर रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस कैसे होती है? फिर प्रेगनेंसी के बाद बच्चों अनटिल अडल्ट, या अनटिल मैं कहूंगा कि एल्डर, जब तक वो एल्डर है, उसके किस तरह सारे रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस, क्योंकि ये अपनी साइड चेंज करता है। कभी आपके पास जो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस हो रही है वो लीवर से हो रही है, कभी वो स्प्लीन से हो रही है, कभी वो यॉर्क सैक से हो रही है, कभी वो बोन मैरो से हो रही है, कभी अपेंडिकुलर बोन से हो रही है, कभी एक्सियल बोन से हो रही है। तो हमारे पास जो एरिथ्रोपोइसिस या रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस की साइड्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों वो चेंज होती हैं। तो हमने वो देखनी कि हाँ भाई सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो आपकी बुक ने इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब ना ब्रीफ लिखा है, इसलिए इंशाल्लाह हम इसको जाते हैं जरा थोड़ा सा डिटेल के अंदर। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? अरिथ्रोपोइसिस। क्या होता है बच्चों? अरिथ्रोपोइसिस। अब अरिथ्रोपोइसिस का बच्चों मतलब क्या होता है? द प्रोसेस इन टू विच देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ
रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है, उसको हम बच्चों को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइसिस। इसी तरह बच्चों आपकी थ्रोम्बोपोइसिस भी होती है। इसी तरह हमारे पास मतलब हेमाटोपोइसिस भी होती है, जिसमें आपके रेड सारे मतलब के जो ब्लड के सेल्स है ना, उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। बच्चों एरिथ्रोपोइसिस को ना हम डिवाइड करेंगे 5 स्टेजेस के अंदर। क्या करेंगे, हम इसको ना 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे और पूरा इसका हेरिटेज जरा समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सर स्टेजेस ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी स्टेजेस। कितनी बच्चों स्टेजेस होती हैं एरिथ्रोपोइसिस की? वी हैव अ 5 स्टेजेस ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस। सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेज 1, फिर हमारे पास आती है बच्चों स्टेज 2, फिर हमारे पास आती है स्टेज 3, फिर हमारे पास आती है स्टेज 4, फिर हमारे पास आती है स्टेज 5, और एट द एंड हमारे पास बच्चों जब लास्ट सिंथेसिस मतलब कि हाफ बोन मैरो से हो रही होती है, जब आपके पास रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो बनती है, तो वो स्टेज 6 होती है उस टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, स्टेज 6, ठीक है। तो ये 6 स्टेजेस होती हैं हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस की। और हर स्टेज को हम क्या कहते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि अगर इसको डिटेल में गए तो ये बहुत लंबा टॉपिक बन जाना है, जिसकी आपको एज इट जरूरत भी नहीं है। सिर्फ हमें स्टेजेस का पता होना चाहिए और हर स्टेज में क्या चेंजेस होती हैं बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर स्टेज 1। क्या लिखते हैं बच्चों, स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, आपने चीजें याद रखनी है कि सर स्टेज 1 के अंदर हमारे पास जो एरिथ्रोपोइसिस होती है वो यॉर्क सैक के अंदर होती है, ठीक है। स्टेज 1 के अंदर जो एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्टेज 1 होगी। स्टेज 1 कब से लेकर बच्चों कब तक, 3 से 8 वीक्स तक ना, 3 से 8 वीक्स तक हमारे पास स्टेज 1 होती है बच्चों। और इस स्टेज 1 के अंदर जो एरिथ्रोपोइसिस होती है वो कहाँ पर होती है, यॉर्क सैक के अंदर होती है, ठीक है। यॉर्क सैक के अंदर हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस होती है और ये स्टेज 1 होती है। आगे बच्चों आते हैं नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 2। अब स्टेज 2 क्या बच्चों होती है, स्टेज 2 के अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस पेशेंट के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो हमें इसका ड्यूरेशन पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेज 1 के अंदर यॉर्क सैक के अंदर सिंथेसिस हो रही है, या यॉर्क सैक के अंदर हमारी एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। अब स्टेज 2 के अंदर बच्चों क्या होता है कि अनटिल 3 मंथ्स, मतलब कि बच्चे के अंदर कितने, 4, 8, 12 वीक्स तक, ठीक है। 8 से लेकर 12 वीक्स तक हमारे पास स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 से लेकर 12 वीक्स तक। अब इस दौरान बच्चों जो एरिथ्रोपोइसिस हो रही है वो किन के अंदर होनी है हमारे पास बच्चों, जो आपके स्टेम सेल्स है ना, वो स्टेम सेल यॉर्क सैक से, क्योंकि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सेल है वो तो स्टेम सेल्स ही हैं। जहां पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करवाते हैं, वहां पर एरिथ्रोपोइसिस करवा देंगे, हेमाटोपोइसिस करवा देंगे, वो वहां पर थ्रोम्बोपोइसिस करवा देंगे। तो अगर किसी भी सेल की सिंथेसिस होती है ना, तो बच्चों सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर वहां पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ ना, कि हमारे पास बाजू करना स्किन के ऊपर कट लग जाता है, तो सम टाइम तो जो आपकी स्किन है वो बहुत अच्छा हील करती है। अगर वो आपकी स्किन बहुत अच्छा हील कर रही है, इसका मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर आपके स्टेम सेल्स की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, आपके स्टेम सेल वहां पर रिटेन है। लेकिन अगर आपको हैवी इंजरी हुई है और इंजरी के बाद आपके पास जैसे पहले स्किन थी वहां उस तरह की स्किन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि भाई वो इतना गहरा वुंड हुआ है कि आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो डैमेज हो गए। बात आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जहां पर स्टेम सेल्स होते हैं वहां पर हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस है या हेमाटोपोइसिस है या हमारे पास थ्रोम्बोपोइसिस है, वो वहां पर होती रहती है। अब बच्चों 3 से 8 वीक्स तक तो यॉर्क सैक के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पर एरिथ्रोपोइसिस होती रहती है और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन रहती है। आफ्टर दैट आपके पास ये जो स्टेम सेल्स होते हैं बच्चों, वो माइग्रेट करते हैं किन की तरफ, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड की तरफ, ठीक है। स्टेज 2 के अंदर हमारे जो स्टेम सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स माइग्रेट करते हैं किसकी तरफ बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं माइग्रेट लीवर की तरफ, उसके बाद स्प्लीन की तरफ, ठीक हो गया। लीवर और स्प्लीन की तरफ आपके स्टेम सेल्स माइग्रेट करेंगे और अब वहां पर स्टार्ट क्या हो जाएगी बच्चों, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सो
8 से 12 वीक्स के दरमियान, मतलब कि यहाँ पर स्टेज 2 के दरमियान आपका जो लीवर है और जो आपकी स्प्लीन है, इसके अंदर बच्चों क्या होगी, एरिथ्रोपोइसिस होगी। ठीक है, वैसे तो जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन के अंदर तो लेग टर्म, ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि अगर लीवर के अंदर हो रही है तो वो सिर्फ 12 वीक्स तक ही चलती है। नहीं बच्चों, अगर लीवर के अंदर हो रही है तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट बर्थ तक चलती रहती है। अगर आप स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन की भी मेरे ख्याल में 25 या 26-7 वीक्स तक ना स्प्लीन के अंदर भी एरिथ्रोपोइसिस रहती है। लेकिन मेनली यॉर्क सैक के बाद किन की तरफ आपके जो स्टेम सेल्स हैं जिन्होंने एरिथ्रोपोइसिस करनी है, वो किन की तरफ माइग्रेट करें? दे माइग्रेट टुवर्ड्स योर लीवर एंड योर स्प्लीन एंड स्टार्टेड द एरिथ्रोपोइसिस इन दोज ऑर्गन। ठीक है, ये होगी स्टेज 2। आगे आते हैं बच्चों स्टेज 3 की तरफ कि सर स्टेज 3 के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं और कहाँ कहाँ पर ये चेंजेस आती हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे वही जो माइग्रेटरी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, मजीद माइग्रेट करेंगे। पहले तो सिर्फ कहाँ पर आ रहे थे, लीवर स्प्लीन की तरफ आ रहे होंगे ना बच्चों, तो अब ये मेरे पास मजीद माइग्रेट करेंगे किन की तरफ? स्टेज 3 के अंदर आपने लिखना है कि वो मजीद माइग्रेट करेंगे लीवर की तरफ। लीवर की तरफ कंप्लीट माइग्रेशन हो जाएगी, हमारे पास स्प्लीन की तरफ कंप्लीट माइग्रेशन हो जाएगी। एंड एक जो आपने चीज यहाँ पर ऐड करनी है वो है लिम्फ नोड्स, कि स्टेज 3 के अंदर हमारे 3 ऑर्गन्स के अंदर एरिथ्रोपोइसिस होना स्टार्ट हो जाती है, और वो तीसरा ऑर्गन हमारा कौन सा ऐड हो जाता है? आपके लिम्फ नोड्स। ये हमारे पास चलती है बच्चों स्टेज 3। 3 से याद रखना, 3 से हमारे पास क्या है, 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट है। आगे आते हैं जी स्टेज 4। मैं स्टेज 4, स्टेज 4 के अंदर बच्चों क्या होता है? स्टेज 4 के अंदर ये हमारे पास जो एरिथ्रोपोइसिस है ना, वो कहाँ तक चलेगी? अनटिल हमारी बर्थ के दौरान, अनटिल बर्थ तक जो एरिथ्रोपोइसिस चलती है उसको हम स्टेज 4 एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। स्टेज 3 तो हमारे पास कहाँ पर चल रही है? लेट्स सपोज ये 28 वीक्स तक या 30 वीक्स तक चलती है। ठीक है, स्टेज 3 है, स्पेसिफिकली इसको नहीं उन्होंने लिखा हुआ क्योंकि लीवर स्प्लीन और लिम्फ नोड है ना, तो इनके अंदर डिफरेंट वीक्स होते हैं माइग्रे इसके एरिथ्रोपोइसिस के। स्टेज 4 के अंदर यहाँ पर मेंशन करेंगे ड्यूरेशन कि सर पेशेंट की डिलीवरी तक जो एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है ना, वो स्टेज 4 होती है। और आप डिलीवरी तक कहाँ पर हो रही है? आपकी लीवर लीवर और स्प्लीन के अंदर स्पेसिफिकली। तो साथ बोन मैरो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, उसको भी हम थोड़ी देर बाद ऐड करते हैं। स्टेज 4 में बच्चों आपने लिखना है कि एरिथ्रोपोइसिस अनटिल द बर्थ। अनटिल मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा। स्टेज 4 हमारे पास कहाँ तक चलती है? अनटिल बर्थ। और बर्थ तक मैं देखो, मैंने ना यहाँ पर स्टेज से ये इसलिए थोड़ी सी मिस की हुई है क्योंकि मैंने ये आपको ऊपर फीटल एरिथ्रोपोइसिस दोबारा करवानी है, वहां पर हमें वीक्स भी पता चल जाएंगे। बट यहाँ पर हमारा स्टेज को ज्यादा मतलब डिस्क्राइब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 1 है तो वो कहाँ तक चल रही है और कौन से ऑर्गन के अंदर चल रही है, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। सबसे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेजेस स्टार्ट होती है वो स्टेज 4 और स्टेज 5 और स्टेज 6 है। ठीक है, जैसे स्टेज 4 तो सर हमारे पास बर्थ तक क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अब स्टेज 5 यहाँ पर हम साथ ही लिख लेते हैं। स्टेज 4 के अंदर तो अरिथ्रो जो पोसिस हो रही है वो हमारी बर्थ तक होगी। ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर चली, मैं इसलिए ऑर्गन यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, मैं आपको ऊपर आपको बताऊंगा। स्टेज 5 यहाँ पर आपने याद रखनी है। अब स्टेज 5 के अंदर बच्चों क्या हो रहा है? स्टेज 5 के अंदर जब तक बंदा अडल्ट नहीं ना होता तब तक जो एरिथ्रोपोइसिस होगी वो स्टेज 5 की होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बर्थ टू प्यूबर्टी एज, टू प्यूबर्टी एज। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी एज तक बच्चों क्या होती है हमारे पास? स्टेज 5 एरिथ्रोपोइसिस होती है। और इसमें जो हमारे पास मेन एरिथ्रोपोइसिस होती है बच्चों, वो आपका मेन ऑर्गन कौन बन जाता है? आपकी बोन मैरो। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जब तक आप अडल्ट होते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो एरिथ्रोपोइसिस का मेन ऑर्गन बन जाता है वो कौन सा है? दैट इज योर बोन मैरो। अब बोन मैरो आप सबको पता है बच्चों कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की बोन मैरो होती है। एक मेरे पास होती है रेड बोन मैरो और एक हमारे पास होती है येलो बोन मैरो। बोन मैरो, अब ये जो रेड बोन मैरो होती है इसको हम कहते हैं दैट इज एक्टिव एक्टिव बोन मैरो, क्योंकि इसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है। इसको आपने लिखना है एक्टिव बोन मैरो। और जो बच्चों आपकी येलो बोन मैरो होती है ना, ये इनएक्टिव बोन मैरो होती है, इसका हमें कोई खास फायदा नहीं होता है। ये उसी टाइम जब आपकी रेड बोन मैरो काम ना ना करी हो, फिर हम जो
येलो बोन मैरो ना उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हाँ भाई तू भी तो कुछ ना कुछ करना, लेकिन जब तक रेड बोन मैरो काम करती है, आपकी जो येलो बोन मैरो बच्चों ये इनएक्टिव रहती है। ठीक है, इसको आप लिखो इनएक्टिव बोन मैरो। जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती जाती है, आपकी येलो बोन मैरो इंक्रीज होती रहती है, इसलिए एरिथ्रोपोइसिस हमारी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, इनएक्टिव बोन मैरो जो कौन सी है, डेट इज योर येलो बोन मैरो एंड इट्स योर स्टेज 5। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेट इज योर स्टेज 6। स्टेज 6 के अंदर बच्चों क्या होता है, स्टेज 6 फिर हमारे पास बात आ जाती है यहाँ पर एल्डर्स वाली। ठीक है, कि अडल्ट से लेकर जब तक बंदा एल्डर होता है, तो उस दौरान जो फेज चल रही होती हमारी, वो कौन सी है बच्चों, डेट इज योर स्टेज 6। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे स्टेज 6 स्टार्ट कब होती है, आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी हमारे पास जो स्टेज 6 है, और प्यूबर्टी वाली कौन सी एज है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 to 18 ईयर्स। 16 to 18 ईयर्स के बाद बच्चों आपकी स्टेज जो 6 है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। और इस स्टेज के अंदर हमारे पास जो हेमाटोपोइसिस होती है या जो एरिथ्रोपोइसिस होती है, यहाँ पर आपकी बोन्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और आपकी बोन मैरो की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हेमाटोपोइसिस इज ओनली अकर इन द हेमाटोपोइसिस अकर इन द बोन्स। तो कौन सी बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड और हमारी जो अपेंडिक सॉरी सेंट्रल और जो एक्सियल बॉन्ड होती है। ठीक है, इवन तो जो आपकी स्कल है ना, स्कल के अंदर भी हेमाटोपोइसिस होती है, पता है आपको इस चीज का। हेमाटोपोइसिस अकर इन द बॉन्ड्स, कौन कौन सी बॉन्ड बच्चों, सेंट्रल और एक्सियल बॉन्ड, सेंट्रल एंड द एक्सियल बॉन्ड। तो बोन मैरो के अंदर सबसे पहले हमारे पास आई एरिथ्रोपोइसिस हेमाटोपोइसिस, और उसके बाद अब ये आपकी बोन्स के अंदर हेमाटोपोइसिस चल रही है। ठीक है, अब बोन्स के अंदर हेमाटोपोइसिस हमारी चलती रहती है, कब तक, जब तक बंदा एल्डर्स रहता है, जब तक वो मर नहीं जाता उसकी बॉन्ड से भी चल रही है। और बोन मैरो के अंदर यही क्या करती है, ज्यादातर आपकी हिमेटोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस करवाती रहती है। ठीक हो गया, तो ये बच्चों आपने जो 6 स्टेजेस है ना, ये 6 स्टेजेस आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। स्टेज 1 से आपने स्टार्ट होना है, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4, फिर स्टेज 5, फिर स्टेज 6। ठीक है, इसमें मैं आपको बता रहा था कि 4, 5 और 6 को याद रखिएगा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता ना, जब तक माँ के पेट के अंदर होता है, तो उसकी स्टेज चल रही होती है 4। जब जैसे पैदा होता है और प्यूबर्टी तक होती है स्टेज 5। फिर बच्चों प्यूबर्टी से लेकर एल्डर्स एज तक बच्चे की कौन सी बॉन्ड मतलब की स्टेज चल रही है, दैट इज अ स्टेज 6। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं कि आपकी बुक ने इसके बारे में क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू द एरिथ्रोपोइसिस। तो सबसे पहले बच्चों उन्होंने लिखी है फिटल एरिथ्रोपोइसिस। फिटल एरिथ्रोपोइसिस बच्चों, फिटल एरिथ्रोपोइसिस क्या है कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है उसके एरिथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ पर होती है। तो ये 4 साइट्स आपने याद रखनी है, और इसका इन्होंने यहाँ पर निमोनिक भी बताया हुआ है, यंग लीवर सिंथेसिस ब्लड। ठीक है, मतलब कि जो यंग है, यंग लीवर है, क्या करता है, बोन के ब्लड की सिंथेसिस करता है ये। मतलब कि वाई से यॉर्क सैक है, एल से लीवर है, एस से स्प्लीन और बी से बोन मैरो है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि ड्यूरेशन जो है ना वो आपकी बुक के ऊपर लिखा हो, तो ये वाला यहाँ से आपने ड्यूरेशन याद करना है कि स्प्लीन में कब तक चलता है, लीवर के अंदर कब तक चलती है हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस, यहाँ बोन मैरो के अंदर कब तक चलती है हमारे पास यहाँ पर लिखा हो। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात स्टार्ट होती है आपकी यॉर्क सैक से, जो हमारी स्टेज 1 वाली आती है। ठीक है, 3 से लेकर 8 वीक्स तक, ये आपने वीक्स याद करने हैं। ये बच्चों आपने वीक्स याद करने हैं कि अगर मेरे पास यॉर्क सैक्स है, तो यॉर्क सैक के अंदर 3 से लेकर 8 वीक्स तक क्या होनी बच्चों, एरिथ्रोपोइसिस होनी है, वहां से रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस होनी है। इसके बाद फिर माइग्रेशन होनी है, किनकी तरफ, आपके लीवर और स्प्लीन की तरफ। ठीक है, तो ये इसको नंबर 1 मेंशन करते हैं। नंबर 2 है, नंबर 2 बच्चों हमारे पास आ गया लीवर। अब लीवर भी मैदान में आ जाता है। लीवर कहते हैं कि भाई 6 वीक से बर्थ तक क्या है, फ्रॉम 6 वीक से लेकर बर्थ तक जो आपका लीवर है ये एरिथ्रोपोइसिस करवाता रहता है। ठीक है, फिर जैसे 10 वीक स्टार्ट होता है ना, तो हमारी जो स्प्लीन है ये भी क्या आती है, मैदान में आती है। और स्प्लीन क्या करती है, 10 से लेकर 21 वीक तक, मतलब दरमियान के अंदर ना 18 वीक्स तक ना ये भी एरिथ्रोपोइसिस करवाती है, क्योंकि बच्चे के अंदर एरिथ्रोपोइसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप में से कोई बच्चा हाउस ऑफ कर रहा है ना पीड्स के अंदर, तो आप देखोगे कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप कभी उसकी हीमोग्लोबिन चेक कीजिएगा। हाँ, कभी उसकी हीमोग्लोबिन चेक कीजिएगा, वो हीमोग्लोबिन आपको 16, 17, 18 इससे भी ज्यादा हीमोग्लोबिन मिलती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एरिथ्रोपोइसिस चल रही होती है, समझ रहे हैं। तो स्टिप्लिन के अंदर बच्चों 10 से लेकर 28 वीक्स तक आपने याद रखना है। एंड एट द एंड फिर हमारी बात आती है बोन मैरो की।
और बोन मैरो आपको मैंने बताया था स्टेज 5 के अंदर हमारे पास आती है, जहां पर 18 वीक से लेकर बच्चों एडल्ट तक क्या होती है हमारी बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोपोइसिस होती है। फिर आगे आपकी जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स के अंदर भी हमारी एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है, फिर वो आगे चलती रहती है जब तक बंदा काल के हकीकी से जाके मिल नहीं लेता। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों आपने यहाँ पर, ये ड्यूरेशन मैं फिर कह रहा हूँ, ये ड्यूरेशन आपके यूवर्ड ने भी फॉलो किया और इसी को आपने याद रखना है। यॉर्क सैक 3 से 8, लीवर 6 से बर्थ, स्प्लीन 10 से 28। सबसे ज्यादा जो आपको तंग करेगा ना, ये स्प्लीन तंग करती है, क्योंकि लीवर का बच्चों को मोस्टली याद होता है कि वो 6 वीक से लेकर ना बर्थ है, लेकिन स्प्लीन वाला चूंकि ये दरमियान में स्टार्ट हुआ दरमियान में खत्म हो गया, इसको याद रखना थोड़ा सा ट्रिक है, बट आपने इसके ऊपर ज्यादा फोर्स करना है। 10 से लेकर 28 वीक्स तक याद रखिएगा। बाकी बोन मैरो आपको अडल्ट तक है, उसके बाद हमारी बोन्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर बच्चों आपने एक चीज याद रखनी है, ये शायद मेरे पास जब मैं पिछली दफा हिमोटोलॉजी पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ये जो हमारी बोन मैरो है, ये अब बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि अनीमिया हो गया है, तो अनीमिया जब पेशेंट को होता है तो हमारी जो बोन मैरो वो तो कोशिश करती है कि रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करवाए। तो सर जो बोन मैरो की आप बता सकते हैं कि बोन मैरो की कैपेसिटी कितनी है, कि बोन मैरो कितने टाइम्स जो एरिथ्रोपोइसिस है ना उसको इंक्रीज करवा सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने एक्सरसाइज करें तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, बात आप समझ रहे हैं, आपकी बॉडी की डिमांड फुलफिल करने के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास हिमोलाइसिस हो रही है और उस दौरान हमें ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस की जरूरत है, तो आपकी बोन मैरो कितनी एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करवा सकती है, दैट इज वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों फिर आपने लिखना है 8 to 10 टाइम्स, कि जो आपकी बोन मैरो है, बोन मैरो 8 to 10 टाइम मोर एरिथ्रोपोइसिस करवा सकती है। मतलब देखो, अगर वो एक दफा एरिथ्रोपोइसिस करवा रही है और उसने 50 रेड ब्लड सेल्स बनाई हैं, अगर आपकी बोन मैरो के ऊपर प्रेशर आए तो वो 400 रेड ब्लड सेल्स भी बना सकती है। मतलब कितना हुआ, 8 टाइम इंक्रीज हो गया। और 8 टाइम इंक्रीज करने के बाद अगर आपकी बॉडी की नीड फुलफिल नहीं हो रही, स्टिल हीमोलाइसिस हो रही है, तो फिर बच्चों पेशेंट के अंदर क्या होता है, एनीमिक सिम्टम्स आते हैं। बॉडी आपकी कंपनसेट कर दी है ना, मैंने आपको सीबीएस के अंदर भी पढ़ाया था कंपनसेशन, मैंने आपको रीनल के अंदर भी कंपनसेशन पढ़ाई थी, सर्कुलेशन के अंदर भी हमने कंपनसेशन पढ़ी हुई है। और आज हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपकी बोन मैरो की, बोन मैरो भी कंपनसेट करके 8 to 10 टाइम्स मोर क्या करवा सकती है, एरिथ्रोपोइसिस करवा सकती है। ठीक है, आगे बच्चों आते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस किस चीज से हुई हुई है, आपकी हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन की कितनी टाइप्स होती हैं, और वो टाइप्स हमारे पास कहाँ, मतलब अगर फीटल पीरियड है तो कौन सी होगी, अगर अडल्ट है तो कौन सी है, अगर मतलब कि वो एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर है तो कौन सी हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन की स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ये भी डिपेंड करती है ड्यूरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आपने ना हीमोग्लोबिन को अच्छे से समझ लेना है, हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट से बात स्टार्ट करनी है। तो पहले हमारे पास आती है एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स। जैसे हम कहते हैं ना कि यार अगर फीटल है, फीटस है जो, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिन एफ होती है। जैसे पैदा हुआ तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन एफ है, इट स्टार्टेड टू कन्वर्टिंग इनटू द हीमोग्लोबिन 1, एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू द हीमोग्लोबिन A1 एंड देन इनटू A2। मतलब ये इसके अंदर भी क्या आ रही है, मतलब के चेंजेस आ रही हैं। एवेल्युएशन आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर भी होती है, उसकी भी टाइप्स चेंज हो रही हैं। तो जब तक वो एम्ब्रियो होता है ना बच्चों, एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं, दीज आर द एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स हम इनको कहते हैं। और उसके अंदर बच्चों आपकी कौन सी आती हैं, दैट इज द जीटा एंड द एप्सिलॉन। ये क्या लिखा हुआ है, इट्स द जीटा एंड इट्स द एप्सिलॉन। मेरे ख्याल में काफी सारे स्टूडेंट्स को पहली दफा पता चला होगा, हीमोग्लोबिन एफ का सबने नाम सुना होगा, ए का भी सुना होगा, A1 का भी सुना होगा, A2 का भी सुना होगा, लेकिन एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन का आपने नाम नहीं सुना होगा। और आज हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है इसको। बच्चों गोवर वन भी हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर होती है बच्चों हीमोग्लोबिन गोविर वन। जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर रिफत, हीमोग्लोबिन ए, फिर हीमोग्लोबिन ए के अंदर आगे चेन्स होती है ना, 2 अल्फा है 2 बीटा है। अगर हीमोग्लोबिन एफ है तो उसमें 2 अल्फा 2 डेल्टा है, लेट्स सपोज 2 गैमा है, सॉरी उसमें। इसी तरह जो हीमोग्लोबिन गोविर वन है, जो आपकी एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर होती है, सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन बनती है वो हीमोग्लोबिन गोविर वन है। यू वर्ल्ड का एमसीक्यू है, हीमोग्लोबिन गोविड वन आपने डायरेक्ट चुप करके लगा देना, अगर वहां पर ऊपर मेंशन किया होगा उसका पहला वीक चल रहा होगा या दूसरा वीक चल रहा होगा, मतलब एम्ब्रियोनिक फेज चल रही होगी, तो दैट इज अ हीमोग्लोबिन
गोविर 1, और अगर ये हीमोग्लोबिन गोविर 1 है तो जाहिर बात है इसके अंदर चेन्स भी होंगी। हीमोग्लोबिन के अंदर चेन होती है ना, जैसे हीमोग्लोबिन एफ के अंदर चेन है, A1 के अंदर चेन है, A2 के अंदर चेन है। तो बच्चों जो हीमोग्लोबिन गोविर 1 है इसके अंदर भी क्या होती है, चेन्स होती हैं। कौन कौन सी? दो होती हैं बच्चों, जीटा चेन, 2 जीटा चेन्स एंड 2 एप्सिलॉन चेन, 2 एप्सिलॉन चेन। ये होगी बच्चों आपकी एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। अब एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो से हमारा क्या बनता है, फीटस, फीटस से क्या बनता है, इन्फेंट, इन्फेंट से क्या बनता है फिर आगे हमारा मतलब के प्री चाइल्ड बनता है, फिर चिल्ड्रन, फिर प्री स्कूलिंग, फिर स्कूलिंग, फिर अडल्ट, मतलब ये सारी फेजेस चलती हैं। तो एम्ब्रियो वाली हमें हीमोग्लोबिन गोविर 1 का पता चल गया। अब एम्ब्रियो से आगे बच्चों क्या बनता है, फीटस, और फिर फीटस के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन एफ। अब ये जो हीमोग्लोबिन एफ है इसके अंदर कौन सी चेन है बच्चों, वी हैव अ टू चेन्स, दो अल्फा, दो मेरे पास क्या है, गैमा चेन्स है। हीमोग्लोबिन एफ की आपने चेन्स नहीं भूलनी। हीमोग्लोबिन एफ के अंदर बच्चों दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो हमारी गैमा चेन्स होती हैं। अब जब फीटस हुआ, डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद ये जो हीमोग्लोबिन एफ है इट स्टार्टेड टू कन्वर्टिंग इनटू द अडल्ट हीमोग्लोबिन। और बच्चों अडल्ट हीमोग्लोबिन कौन सी है, दैट इज योर अडल्ट हीमोग्लोबिन A1। कौन से हीमोग्लोबिन बच्चों, A1 हीमोग्लोबिन है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो आपकी अल्फा और गैमा चेंज है, दे स्टार्टेड टू कन्वर्टिंग इनटू द अल्फा एंड द बीटा चेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास है बच्चों हीमोग्लोबिन एफ, ठीक है, तो जरा मैं हीमोग्लोबिन एफ लिखता हूँ। अब आपके पास जो ऊपर है हीमोग्लोबिन गोवी थी ना, उससे बनती है हीमोग्लोबिन एफ। और बच्चों हीमोग्लोबिन एफ के अंदर क्या होती है, दो अल्फा चेन्स एंड वी हैव अ टू गैमा चेन, ठीक है, दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो गैमा चेन्स होती हैं। अब जैसे डिलीवरी हुई ना, डिलीवरी के बाद, बिफोर डिलीवरी मतलब ये इसकी ना कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों डिलीवरी के बाद हमारे पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन A1 बनती है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा ना कि हीमोग्लोबिन भाई ए कहाँ से आ गई है। बच्चों हीमोग्लोबिन ए आपकी हीमोग्लोबिन एफ से ही बन रही है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा इतना है कि जो हीमोग्लोबिन एफ की जो अल्फा चेन है ये वैसे रिटेन रहती है, ये वैसे की वैसे रिटेन रहती है। लेकिन बच्चों जो इसकी गैमा चेन्स होती है ना, हीमोग्लोबिन एफ की जो गैमा चेन होती है ये बीटा चेन में कन्वर्ट हो जाती है। जस्ट कन्वर्जन ऑफ द गैमा चेन इनटू द बीटा चेन, तो हमारी हीमोग्लोबिन एफ से क्या बन जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन A1 बन जाता है, नॉट हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A1। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हीमोग्लोबिन A1 एंड हीमोग्लोबिन A2। मोस्ट अबंडेंट जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है ना जब हम अडल्ट होते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन A1 होती है। जो फिर 5% होती है वो मेरे ख्याल में हीमोग्लोबिन A2 होती है। और जो 1 और 2% आई गेस वो हीमोग्लोबिन एफ होती है। अभी भी अगर हम एडल्ट हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन एफ। ऑलमोस्ट 90 to 95% हीमोग्लोबिन ए होती है, 3 to 4% हीमोग्लोबिन A2 होती है, फिर 1 to 2% आपकी हीमोग्लोबिन एफ होती है। कोई मुझे बता सकता है कि अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन एफ कब इंक्रीज होती है, एनीवन? कोई मुझे बता सकता है अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन एफ कब इंक्रीज होती है? आई एम चेकिंग योर आंसर्स। वेरी गुड। डॉक्टर साहिबान ने बताया कि सर थैलासीमिया वाले पेशेंट के अंदर ना हीमोग्लोबिन एफ इंक्रीज होती है। जी जी बिल्कुल, थैलासीमिया वाले पेशेंट के अंदर ना हीमोग्लोबिन एफ इंक्रीज होती है। और हम उस पेशेंट को जो ड्रग देते हैं ना, हाइड्रोक्सी यूरिया, वो भी क्या करती है, हीमोग्लोबिन एफ को इंक्रीज करवाती है, किनके अंदर, थैलासीमिया वाले पेशेंट के अंदर। क्योंकि आपको पता है थैलासीमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, उसके ये जो ग्लोबिन चेंज होती है ना इनके अंदर म्यूटेशन होती हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जो सेफ उसकी हीमोग्लोबिन है ना एफ, हम उसको इंक्रीज करवा देते हैं बाय गिविंग द हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये बच्चों आपने याद रखनी, हीमोग्लोबिन एफ कब इंक्रीज होती है, ये थैलासीमिया वाले पेशेंट के अंदर इंक्रीज होती है। तो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन जो गैमा है ना बच्चों, जो गैमा चेन है ना ये बीटा चेन में कन्वर्ट होती है, फिर हमारे पास क्या बनता है, हीमोग्लोबिन A1। इसी तरह बच्चों हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन A2। हीमोग्लोबिन A2 के अंदर क्या होता है, दो अल्फा होती है, दो डेल्टा चेन होती है। यहाँ पर हम लिख लो हीमोग्लोबिन A2।
हीमोग्लोबिन A2 के अंदर क्या होती है, 2 डेल्टा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 डेल्टा चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि कोई 3 to 4 पर बुक्स ने डिफरेंट लिखा हुआ, किसने 5% भी तो लिखा हुआ है, बट आपने लिखना है कि हीमोग्लोबिन, मैं चलो आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा। फिर अच्छा, कोई मुझे बता देते हैं बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन F का मकसद क्या है। बच्चों के अंदर फीटस जो है उसमें भी हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए, क्योंकि ज्यादा अच्छी जो हीमोग्लोबिन वो आपकी ए है, जो ज्यादा मेच्योर है वो हीमोग्लोबिन ए है। बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन F की हमें क्या जरूरत पड़ती है। हीमोग्लोबिन ए बच्चों हमारे पास है 90 to 95%। फिर हमारे पास है हीमोग्लोबिन ए, ये 3 to 4% है। फिर बच्चों 1 to 2% क्या होती है, हमारी हीमोग्लोबिन एफ होती है। बिल्कुल, कि क्योंकि सर जो फीटस होता है उसने अपनी माँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना होता है, तो इसकी अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। और हीमोग्लोबिन जो एफ है इसकी अफिनिटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या करता है, ये मदर के ब्लड से जो ऑक्सीजन है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये बच्चों अपने 4 हीमोग्लोबिन को क्या रखना है यहाँ पर, याद रखना डॉक्टर फैज। सबसे पहले हीमोग्लोबिन गोविर 1, उसके बाद हीमोग्लोबिन एफ, उसके बाद हीमोग्लोबिन A1, उसके बाद हीमोग्लोबिन A2। ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ। अभी ये मैंने आपको चार्ट भी समझाना है, ये चार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने, हीमोग्लोबिन एफ हैज अ हायर अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन बिकॉज इट बाइंड्स टू 2,3-BPG विद रेलेटिवली लोअर अफिनिटी। तो हमने उस दिन भी, अगर आपको याद हो, प्लूरल कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था, ओडीसी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वहां पर हमने कहा था कि ये जो 2,3-BPG ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2,3-BPG ज्यादा है तो अफिनिटी हमारे पास जो, मतलब कि अफिनिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। 2,3-BPG ज्यादा होगा, अफिनिटी कम होती है। अगर 2,3-BPG ज्यादा होता है तो अफिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो एफ है इसके अंदर जो, ये मैं आपको इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा, ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल होता है। तो जो हीमोग्लोबिन एफ है बच्चों, हीमोग्लोबिन एफ के अंदर क्या होता है, इसकी अमाउंट कम होती है, और इसकी अमाउंट जब कम होती है ना, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है ना आपस में, वो ज्यादा होती है। अब अडल्ट के अंदर जो ब्लड है कि रेड ब्लड सेल्स है ना, जो हीमोग्लोबिन है बच्चों उसके अंदर 2,3-BPG ज्यादा है, और जब ये ज्यादा होती है तो अफिनिटी कम होती है आपकी ना ऑक्सीजन की रेड ब्लड सेल्स के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एफ में 2,3-BPG कम होता है, इसलिए उसकी अफिनिटी ज्यादा होती है विद ऑक्सीजन, अलोइंग हीमोग्लोबिन एफ टू कैप्चर द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटरनल हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो उन्होंने खुद ही यहाँ पर लिख दिया है। मेटरनल हीमोग्लोबिन कौन सी है बच्चों, A1 एंड द A2 अक्रॉस द प्लेसेंटा। हीमोग्लोबिन A2 की भी उसमें यहाँ पर चेन लिखी हुई है कि 2 अल्फा चेन है, 2 डेल्टा चेन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इज अ फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, और मैंने आपको बता दिया कितनी स्मॉल अमाउंट, 2 to 4%। ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, फ्रॉम द फीटल टू द अडल्ट हीमोग्लोबिन अल्फा ऑलवेज गैमा गोज बिकम्स बीटा। डिड यू गेट माई पॉइंट। जो मैंने आपको ऑलरेडी ये पूरा चार्ट बना के दिखा दिया ना, यही बात बच्चों उन्होंने यहाँ पर लिखी। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि बुक की वर्डिंग को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है हमारी फर्स्ट एड के अंदर, बाकी लिखा इन्होंने सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि भाई अल्फा हमेशा रहेगा, गैमा गोज हो जाता है, और गोज होके क्या बना देता है, बीटा बना देता है। तो यही चीज तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हीमोग्लोबिन एफ में ए रिटेन है, A1 में भी रिटेन है, A2 में भी रिटेन है। सिर्फ वेरिएशन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर गैमा बीटा और फिर डेल्टा हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये जो चार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने वेरिएशन देखनी है हीमोग्लोबिन की। तो इसको बच्चों ना आपने मेंशन कर लेना है। सबसे पहले आपने देखना है हीमोग एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स। एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स कौन सी, जीटा और एप्सिलॉन। देखो, जीटा जो एप्सिलॉन है वो कह रहा है ऑलमोस्ट, जब 6 वीक होता है ना तो ये बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। ये देखो 5 to 6 वीक्स तक जो आपका हीमोग्लोबिन गोविर 1 है बच्चों, ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाती है। तो ये आपने वेरिएशन नंबर 1 इसको याद रखना है। जब हम मेरे पास हीमोग्लोबिन या गोविर 1 खत्म होती है, तो इसके साथ इंक्रीज कौन सी होना शुरू हो जाती है, हीमोग्लोबिन एफ। तो ये नंबर 2 हीमोग्लोबिन एफ। अब जैसे ही बच्चा बर्थ होती है ना उसकी, जैसे डिलीवरी होगी, तो अब हमें हीमोग्लोबिन एफ तो ज्यादा नहीं चाहिए, तो बच्चों हीमोग्लोबिन एफ क्या यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन एफ डिक्रीज होना शुरू हो गई, एट द सेम टाइम जो आपकी बीटा चेंज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये देखो, यहाँ से अल्फा आ रहा है, यहाँ से बीटा चेंज आ रही है, अल्फा भी इंक्रीज हो रहा है, बीटा चेंज भी इंक्रीज हो रही है।
तो जब अल्फा और बीटा चेन इंक्रीज होगी तो आपकी बोन मैरो के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन A1 और जो हीमोग्लोबिन A2 है, दोनों की अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज है। और फिर सारी जिंदगी जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन रहती है वो A1 और A2 रहती है। अब अगर किसी चार्ट के अंदर इसको ये नीचे ले आए ना, तो आपने याद रखना है उस बंदे में हीमोग्लोबिन A1 है, A1 कम है, थैलासीमिया का पेशेंट हो सकता है। अगर किसी के अंदर ये चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, वो पेशेंट आपका पॉलीसाइथीमिया का हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया का। क्योंकि आपको पता है पॉलीसाइथीमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया वाले पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा बनती है, उसमें हीमोग्लोबिन A1 ज्यादा होगी, तो जो इसका चार्ट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैंने आपको थोड़ा सा ये विजुलाइज कर दिए। अब मैं इसको कंप्लीटली इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा क्योंकि ये यूवर्ल्ड के MCQs हैं। बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि आपने पहले पूरा ना विजुलाइज करना है नॉर्मल चार्ट। एप्सिलॉन कम है, बीटा ज्यादा होगा, जब बर्थ होगी मेरे पास है एफ कम हो जाएगा, बीटा ज्यादा होगा, फिर अल्फा बीटा ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आफ्टर बर्थ पेशेंट का ये हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे की तरफ जाएगी, अगर ऊपर है हीमोग्लोबिन ज्यादा बन रही है, पॉलीसाइथीमिया। अगर नीचे आ रही है भाई, हीमोग्लोबिन A1 की डिस्ट्रक्शन हो रही है, हीमोलाइसिस हो रही है, पेशेंट सिकल सेल डिजीज का हो सकता है, पेशेंट हमारे पास थैलासीमिया का हो सकता है। समझ रहे? तो ये बच्चों आपने क्या रखना यहाँ पर है, याद रखना है। ये हमारा था आज का पहला टॉपिक, दैट इज रिलेटेड विद द एरिथ्रोपोइसिस, जिसके अंदर हमने फीटल एरिथ्रोपोइसिस देखा और उसके बाद फिर हमने हीमोग्लोबिन की सारी टाइप्स को डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, बाकी इंशाल्लाह कल से हमारे पास स्टार्ट हो जाना है आपका जो मेन मतलब टॉपिक्स है। इसकी एम्ब्रियो को ज्यादा मतलब के डिफिकल्ट नहीं थी, सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर ना यही चीजें थी। कल से बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हमने डिस्कस करना, दैट इज योर ब्लड ग्रुप्स। फिर हमने डिस्कस करने मिस मैचिंग, मतलब वो हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। तो कल वाला भी टॉपिक इंशाल्लाह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप सो यू रियली एंजॉय टुडे लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। लेट मी चेक अटेंड।